शिवम एपिसोड 40 नहले पे दहला। खन्ना का परिवार पूरी तरह से शिवम का तमाशा बनाने को तैयार था कि तब तक अखिल ने शर्मिंदा भाव के साथ कहा, छोड़िए वे खन्ना भाई साहब। कह दिया शिवम ने, आप शिवम की बातों को सीरियसली ना ले। पर निखिल ने फिर से उपहास करते हुए शिवम को देखकर कहा, नहीं अंकल, शिवम ने हमसे महंगा घर खरीदा है, देखना तो बनता है। और हाँ, जिसने तुम्हें वो फ्लाइट दिलाया है उसे भी बुलाओगे ना। जाने दो निखिल बेटा, सही कह रहे हैं अखिल भाई साहब, सीरियसली मत लो इनके दामाद को। मुकुल ने गर्व से कहा और दृष्टि की ओर देखा। दृष्टि बेटे, मुझे लगता है तुम्हें अपना जीवन साथी बदलने की ज़रूरत है। अखिल और सिम्मी का चेहरा शर्म और गुस्से में फीका पड़ गया। दृष्टि ने ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने बस शिवम को देखा और दूसरी ओर देखने लगी। तब तक निखिल ने भी निर्दयता के साथ कहा, एक्चुअली दृष्टि, तुम्हारा हस्बैंड सोसाइटी में किसी से मिलवाने लायक नहीं है। अखिल और सिम्मी अपनी बेटी की क्षमताओं को दिखाने आए थे, लेकिन खन्ना के दामाद निखिल ने उनके दामाद को जरिया बनाकर इनकी ही बेइज्जती ढो डाली। इस समय एक काली जैगुआर कार सामने हॉर्न बजाते हुए आकर रुकी। उसकी खिड़की खुली हुई थी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक असाधारण स्वभाव के साथ शिवम की ओर देखा। फिर वो मुस्कुराया और कार से बाहर निकल गया। शिवम ने इस आदमी को परिचित पाया। उसे याद आया कि वो अविनाश नारायण था। निखिल ने अविनाश को जैगुआर से उतरते देखा। वह हैरान हुआ, फिर उसने हाथ हिलाया। निखिल बेटा, इस लग्जरी गाड़ी का मालिक तुम्हारा दोस्त है? मुकुल ने गर्व और खुशी से पूछा। निखिल ने सिर हिलाया और एक आकर्षक मुस्कान के साथ अविनाश का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ गया। देखा आपने, मेरे दामाद के दोस्त भी शान और शौकत वाले हैं। मुकुल ने गर्व से कहा। मिस्टर नारायण, आप यहाँ वाटर गार्डन की प्रॉपर्टी का राउंड लगाने आए हैं? निखिल ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ अविनाश को अभिवादन करते हुए पूछा। अविनाश नारायण ने मुंह फेर लिया और बिना दिलचस्पी से पूछा, आप कौन? मिस्टर नारायण, आप मुझे नहीं जानते? आपने हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग के दौरान मेरी तारीफ़ की थी। मैं कनॉट पैलेस वाली ब्रांच का मैनेजर हूँ, निखिल शर्मा। निखिल ने कहा। कनॉट पैलेस वाली ब्रांच? अविनाश ने मुंह फेर लिया। स्टार रियल एस्टेट कंपनी ने उत्तरी शहर में दर्जनों ब्रांच और ब्रांच मैनेजर स्थापित किए थे। वो इतने सारे लोगों के नाम कैसे याद रखता? ओह, निखिल शर्मा, अविनाश ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर नारायण, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ नया घर देखने आया हूँ। क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं? निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कुछ काम है, अविनाश ने गंभीरता से कहा। ओह, नो प्रॉब्लम, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अविनाश की नज़र शिवम की ओर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अरे, मैंने आप सबको तो इनसे मिलवाया नहीं। यह है मेरे स्टार रियल एस्टेट कंपनी के जनरल मैनेजर अविनाश नारायण। निखिल ने परिचय कराते हुए कहा। अरे हाँ, मिस्टर नारायण करोड़पति है। नमस्कार मिस्टर नारायण, काफ़ी नाम सुना है आपका। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुकुल ने एक मुस्कान के साथ कहा और अविनाश से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया।
अविनाश की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसने मुकुल के हाथ को नज़रअंदाज कर दिया। वो उन्हें जानते तक नहीं थे, तो उसने हाथ क्यों मिला था? मुकुल बेइज्जती छुपाने के लिए मुस्कुराया और अपने हाथ से अपना पसीना पोंछने लगा और पोंछने का नाटक करने लगा। निखिल ने शिवम को देखा और उपहास किया। वैसे मिस्टर नारायण, किसी ने दावा किया है कि वो आपको और आप उनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी अच्छी तरह से कि आपने उन्हें एक फ्लाइट दिलवाया है और उसका पूरा प्रोसेस अपने हाथों से किया। निखिल ने शिवम को घूरते हुए कहा, शिवम, ये हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर मिस्टर अविनाश नारायण। तुमने कहा था ना कि ये काफ़ी करीब है तुम्हारे लिए काम किया है इन्होंने। फिर उसने अविनाश को देखकर कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर नारायण, लेकिन ऐसे वैसे लोग आपका नाम यूज़ करके आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। अविनाश के सामने दिखावा करने के लिए निखिल जितना अधिक बोलता, वो उतना ही ऊर्जावान होता जाता। अविनाश शिवम के बारे में ऐसी बातें सुनकर शर्मिंदा हुआ। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि शिवम का अभिवादन करे तो कैसे। वो तो शिवम को देखकर गाड़ी से उतरा था। उसका सबसे बड़ा ग्राहक होने के नाते वो उसका अभिवादन करना चाहता था। वो इस निहायत अमीर क्लाइंट से दोस्ती करना चाहता था। ये जानकर कि क्या वो उसे दोस्त बनाना चाहता है। उसे क्या पता था कि निखिल जैसा भी कोई वहाँ मौजूद होगा। शिवम उसका इकलौता क्लाइंट था जिसके पास बैंक गोल्ड कस्टम मेड डेबिट कार्ड था। अब वो उससे कैसे मिले? निखिल ने देखा अविनाश का चेहरा झुलसा हुआ था। उसने तुरंत गर्व से कहा, शिवम, तुम भी तो कुछ बात करो मिस्टर नारायण से। आखिर इन्होंने तुम्हारे लिए काम किया है। क्या हुआ, डेंगे तो हाँक दी, अब शर्म आ रही है? क्योंकि मिस्टर नारायण तुमसे नाराज़ हो गए हैं। थोड़ा रुककर शिवम को घूरते हुए उसने सामने हल्का झुक के उसने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए? गुस्से से अविनाश के माथे पर नसें तने हुए थे। शिवम जैसे योग्य के देवता तो वो नाराज़ कैसे कर सकता था? उसका क्रोध कैसे सहन कर सकता था? आखिरकार वो निखिल पर चिल्लाया, बस करो, बहुत हो गया। मिस्टर नारायण, मैं वो निखिल अविनाश की डांट सुनकर चौंक गया। वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने अविनाश नारायण से इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने बस अपना मुंह बंद कर लिया। हेलो शिवम सर, अविनाश ने शिवम का अभिवादन चेहरे पर एक मुस्कान के साथ किया। हेलो, शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। अविनाश नारायण से शिवम को शिवम सर कहा, क्या ये सच था? निखिल और मुकुल अचानक शर्मिंदा दिखे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अविनाश नारायण सच में शिवम को जानता है, वो भी इज्जत के साथ। माफ़ कीजिएगा शिवम सर, ये निखिल शर्मा हमारी कंपनी के एक ब्रांच का मैनेजर है। इसे बड़े लेवल के नियम कायदे नहीं पता। इसकी बातों का बुरा न माने, अविनाश ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। शिवम ने बेझिझक स्पष्ट रूप से कहा,
आपको अपने एम्प्लॉयज़ की गुणवत्ता पे काम करने की ज़रूरत है। अविनाश का चेहरा राख हो गया था और वो थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि शिवम गुस्से में था। करोड़पति अविनाश भी था, लेकिन वो 3-4 करोड़ का मालिक था, शिवम की तरह 200 करोड़ का नहीं। इसलिए वो शिवम को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। पिछली बार भी उसे इसी बात पर डर था कि वो भविष्य में कहीं फिर से अनजाने में उसे नाराज ना कर दे। इसलिए उसे व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने उसके ऑफिस पहुंचा था। शिवम सर, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, इसे एक दुर्घटना समझकर भूल जाइए। इस बात के कारण आप मुझसे मुंह मत मोड़िएगा। हमारी स्टार रियल एस्टेट कंपनी निश्चित रूप से एम्प्लॉयज़ की एक उच्च शिक्षित टीम है। बोलते हुए अविनाश के माथे से पसीना निकल आया। मिस्टर नारायण, मेरे समझ नहीं आ रहा, आप इस लूज़र को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? निखिल ने पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शिवम ऐसी कौन सी बड़ी तौप है जो अविनाश नारायण जैसे आदमी उससे काफ़ी माफ़ी मांग रहा है। निखिल शर्मा, बस करो अब। अविनाश ने निखिल को ठंड से देखा। मैं तुम्हारे बिहेवियर को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। तुम अपनी कंपनी की रेप्यूटेशन ख़राब कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। ऑफिशियल मेल तुम्हें मिल जाएगा। आज से हमारी ब्रांच को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी के अभी अपने सेक्रेटरी से बात करके तुम्हें एम्प्लॉयज़ लिस्ट से हटाता हूँ। अविनाश ने गुस्से में भड़कते हुए कहा। लेकिन मिस्टर नारायण सर, मैंने क्या गलत किया है? निखिल ने घबराते हुए कहा। उसका चेहरा फक्क पड़ गया था और पसीने छूट गए थे। निखिल ने अविनाश को ठंड से देखा और गंभीरता से अविनाश ने कहा, तुमने क्या गलत किया है? मेरे साथ बकवास मत करो। तुम्हें निकाल दिया गया है। ब्रांच मैनेजर थे ना, तो तुम्हारे पास मेन कंपनी की ऑडी A8 होनी चाहिए, है ना? गाड़ी की चाबी अभी निकालो। और हाँ, कंपनी ने तुम्हें वाटर गार्डन वाला फ्लैट भी यूज़ करने के लिए दिया है ना? मुझे उस फ्लैट की चाबी भी दो। फ्लैट की चाबी देने के नाम पे निखिल की हालत ख़राब हो गई। सर, अविनाश सर, ये आप क्या कह रहे हैं? उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो अविनाश नारायण उससे इतना नाराज़ हो गया कि उसे नौकरी से निकाल दिया, गाड़ी और फ्लैट का अधिकार छीन लिया। बिना किसी कारण उसने एक अच्छी नौकरी खो दी, वो भी शिवम जैसे बेकार नकारे आदमी के कारण। क्या उसके पास इतनी शक्ति थी कि अविनाश नारायण को उससे डरने की ज़रूरत थी? निखिल का दिमाग खराब था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? अविनाश ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। एक मामूली ब्रांच मैनेजर हो और इतनी हिम्मत, तुम मुझे कार की चाबी नहीं देना चाहते? क्या वो कार तुम्हारी है? हैसियत है तुम्हारी इतनी? अविनाश ने गुस्से से कहा। निखिल का चेहरा शर्म से भर गया। उसने अपनी जेब से चाबियां निकाली और अविनाश को सौंप दी। ओह, तो मुकुल भाई साहब, वो कार, वो फ्लैट आपके दामाद के नहीं, कंपनी के थे। सिम्मी ने खुश होकर हंसते हुए कहा। मुकुल का चेहरा लाल हो गया। उन्हें पता नहीं था पासा पलट जाएगा। कंपनी के जनरल मैनेजर के आने के बाद निखिल की असलियत बाहर आ जाएगी।
और उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। दृष्टि और उसके परिवार के सामने निखिल ने अविनाश को कार की चाबियां सौंप दी। इस समय मुकुल खन्ना और उसके परिवार के चेहरे शर्म से झुलस चुके थे। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वो चाहते थे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अविनाश को तो निखिल की हालत से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने शिवम को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और गंभीरता से कहा, शिवम सर, मैंने कहा ना, इसे बस एक दुर्घटना समझिए। हमारी कंपनी ऐसे बदतमीज एम्प्लॉयज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर उसने थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए पूछा, अगर आप फ्री हो तो मैं आपको चाय पिलाने ले चल सकता हूँ। शिवम की अभिव्यक्ति सामान्य थी। उसने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, होता है। अविनाश ने चुपके से राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसके भाग्य विधाता का इरादा इस मामले को आगे बढ़ाने का नहीं था। मेरे पास अभी और इम्पोर्टेंट काम है। आगे कभी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम हुआ तो मैं आपको याद करूँगा, शिवम ने गंभीरता से कहा। अविनाश नारायण अच्छा इंसान था। शिवम पहले ही 2 हाई एंड विला देखने की तैयारी कर रहा था, इसलिए अविनाश उसके लिए वैसे विलास ढूंढने में लगा हुआ था। ठीक है, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। वो पलटा और कार में बैठ गया। तो हमें चलना चाहिए। शिवम ने दृष्टि को देखा और कहा, कहाँ? दृष्टि ने पूछा। शिवम ने प्यार से कहा, क्यों आए थे हम यहाँ? हमारा नया फ्लैट देखने। बोलते बोलते वो चल दिया। दृष्टि, अखिल और सिम्मी भी उसके पीछे पीछे टाउनशिप के दूसरे यूनिट में चल पड़े। मुकुल खन्ना और उसका परिवार मौके पर दंग खड़े रह गए। उनके चेहरे शर्म से भरे हुए थे। अब उन्हें कोई शक नहीं था कि शिवम ने वाकई उस टाउनशिप में घर खरीदा है। वो वास्तव में नहीं जानते थे कि क्या हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि अखिल नारंग के परिवार के सामने अपने दामाद और बेहतर जिंदगी का दिखावा कर सकेंगे, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। उनके साथ हाथ से घर, गाड़ी, यहाँ तक कि दामाद की नौकरी तक चली गई। नारंग्स का परिवार और वो नकारा शिवम अब भी उनकी आंखों के सामने था, पर उनके पास उन्हें दिखाने को मुंह नहीं बचा था। इनका दामाद शिवम क्या सच में नकारा है, जैसा कि लोग बोलते हैं? मुकुल ने नफरत भरे लहजे से कहा। ऋषु और निखिल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ निखिल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ शिवम और उसका परिवार वाटर गार्डन की यूनिट 8 तक पैदल चल कर गया। आहा, मेरी तो हंसी ही रुक नहीं रही थी। देखो तो चेहरे उनके, देखो जरा, लग रहा था डूब मरेंगे शर्म से सारे के सारे। सिम्मी ने दिल से हंसते हुए कहा। बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, अच्छी नौकरी, सब कंपनी का दिया हुआ था। कंपनी ने वापस भी छीन लिया, झूठे मक्कार गए थे। वाकई में सिम्मी की हंसी नहीं रुक रही थी। देखते हैं कि आगे ये हमें अपनी शक्लें कैसे दिखाते हैं। अखिल के चेहरे पर भी उत्साह के भाव थे। उसने भी हंसते हुए कहा, मुझे लगा उनका दामाद वाकई में बड़ा काबिल है, लेकिन उससे कहीं बेहतर हमारी दृष्टि है। कम से कम उसने अपने पैसों से अपनी कार खरीदी। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, मॉम, डैड,
क्या आपको नहीं लगता कि ये पासा पलटने वाला शिवम है? उसकी वजह से आज हमारी बड़ी बेइज्जती होते होते बच गई। आप लोग प्लीज़ आगे से बाहरी लोगों के सामने उसकी इंसल्ट मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सिम्मी झटके से रुक गई और गुस्से में दृष्टि को देख कर कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें लगता है हमारी इज्जत रखने वाला वो शिवम है? यह सुन दृष्टि भी चलते चलते रुक गई और उसने संतोष के साथ सिम्मी को देखा। क्या कहना चाहती है सिम्मी? क्या उसे लगता है कि आज जो हुआ उसका कारण कुछ और ही है? क्या दृष्टि आखिरकार शिवम के लिए सिम्मी से झगड़ेगी? क्या शिवम के फ्लैट खरीदने से भी उसकी इस परिवार में इज्जत बढ़ेगी या नहीं? क्या दृष्टि के घर वाले उसके खरीदे हुए फ्लैट को स्वीकारेगी या नहीं? शिवम एपिसोड 41 फैसला। सिम्मी अब भी दृष्टि को गुस्से से देख रही थी। मेरा खून होकर तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे निकल गई? अरे आज हमारी नाक बचाने वाला ये शिवम नहीं तुम हो। तुम्हारी पोस्ट है जिसके बल पर ये कूद रहा है। तुम्हारे नाम का फ़ायदा उठाकर इसने उस अविनाश नारायण जैसे बड़े आदमी से जान पहचान की है। फिर ज़रा रुक कर उसने शिवम की ओर देखा, फिर दृष्टि को देखकर बोली, अच्छा हुआ तुमने ये इज्जत वाली बात बोल दी, वरना मुझे याद ही नहीं आता। उसने शिवम का हाथ पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया और गुस्से से पूछा, कैसे जानते हो स्टार रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर को? सच बताना। क्लाइंट हूँ मैं उसका। जिस दिन घर खरीदा था उस दिन से जानता हूँ। क्लाइंट हो इसलिए जानते हो? सिम्मी ने शिवम को संदेह से देखा। वो तुम्हारी इतनी अवगत क्यों कर रहा था? तुम्हें भगवान की तरह पूछ रहा था। तुम्हारी वजह से उसने खड़े खड़े निखिल को नौकरी तक से निकाल दिया। तुम्हारी बेइज्जती पर उसकी इज्जत धूल दी, सिर्फ इसलिए कि तुम उसके क्लाइंट हो। शिवम मुस्कुराया। निखिल का बिहेवियर कंपनी के नियम कायदों के हिसाब से नहीं था। सुना नहीं आपने? अविनाश ने खुद कहा कि वो उसके बर्ताव से खुश नहीं है। सिर्फ दृष्टि का बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे हो ये सब? समझती हूँ मैं, सिम्मी ने सूंघते हुए गर्व से कहा। मैं देख रही हूँ जब से तुम इसके असिस्टेंट बने हो तब से तुम्हें इसका काफ़ी समर्थन मिल रहा है। इसकी प्रसिद्धि उधार लेकर दोस्तियाँ करते फिर रहे हो। अपने फ़ायदे के लिए कनेक्शन और नेटवर्क बना रहे हो ताकि कंपनी में तुम्हारा बोलबाला हो और कमाई हो। दृष्टि के लिए काम करके कमाने लगे हो। उसके प्रोजेक्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड से मुनाफा भी हुआ है, तभी वाटर गार्डन में घर खरीद पाए तुम, है ना? ये कहने के बाद सिम्मी एकदम से खुश हो गई और बोली, हमारे बेटी की कमाई का ही घर है ये। चलो चलो ऊपर चल के अपना नया घर देखते हैं। दृष्टि अपनी माँ के बिहेवियर से बड़ी परेशान थी। उसने शिवम की तरफ देखा। शिवम ने उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। दृष्टि शिवम के इस बिहेवियर से काफ़ी हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि थोड़े ही घंटों में ये सब क्या हो गया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है, जब उसने कहा कि ये फ्लैट उसने ख़रीदा है तो उसका मतलब वो सच बोल रहा होगा। लेकिन कैसे? क्या वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था? कितने पैसे उसके पास कहाँ से आए?
इन सारे सवालों को सोचती हुई वो शिवम के पीछे पीछे चलने लगी। इसके बाद पूरा परिवार लिफ्ट में चढ़ गया और 12वीं मंजिल पर पहुंचा। शिवम ने घर का दरवाज़ा खोला और सबसे पहले साइड टेबल पर पड़े एक पैकेट को उठाया और दृष्टि को दे दिया और कहा, ये घर के पेपर्स हैं, संभाल कर रखो। शिवम ने फिर सबको अंदर इनवाइट किया और सबके चेहरों के एक्सप्रेशंस को देखने लगा। घर काफ़ी मॉडर्न, फैशनेबल और आरामदायक प्रतीत हो रहा था। घर में 5 बेडरूम और 2 हॉल थे, वो भी काफ़ी बड़े। अंदर कदम रखते ही एक विशाल बैठक कक्ष ने दृष्टि का ध्यान आकर्षित किया। उसका चेहरा खुशी से भर गया। वो पूरे घर को अवाक होकर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरह से देख रहे थे। छतरपुर वाला घर जिसमें वो सालों से रह रहे थे, वो काफ़ी पुराना और जर्जर हो चुका था। इसलिए अचानक इस उच्च श्रेणी के घर में रहने का ख्याल उन्हें काफ़ी सुकून और खुशी दे रहा था। पूरे परिवार ने घूमकर घर का दौरा किया। नॉट बैड, अच्छा है घर। कितने खर्च किए शिवम? अखिल ने संतुष्ट भाव से कहा। शिवम ने कहा, 3.5 करोड़। क्या? 3.5 करोड़? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? दृष्टि ने आश्चर्य से पूछा। शिवम ने महंगी गाड़ी खरीदी और अब घर खरीदने के लिए उसने इतने पैसे खर्च किए। उसके अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए? दृष्टि बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? सिम्मी ने आराम से कहा, तुम्हारा असिस्टेंट बनने के पहले एक बाइक खरीदने की औकात नहीं थी इसकी, और अब देखो, जाहिर सी बात है असिस्टेंट होने का पूरा फ़ायदा उठा रहा है ये। सिम्मी की बकवास सुनने के मूड में ही नहीं था कोई, इसलिए उसने फ़ोन निकाला और कहा, मैं मूवर्स एंड पैकर्स वालों से बात करता हूँ। शिफ्टिंग की तैयारी करनी है ना, तो वो शुरू कर देते हैं। ये बोलते हुए उसने एक नंबर डायल किया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही सिमी दृष्टि की ओर घूम गई और गंभीरता से कहने लगी, अच्छा दृष्टि, बाद में तुम शिवम से इस प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांग लेना। उस पर नाम तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे कारण ही तो ले पाया है ना वो ये घर। दृष्टि ने ज़रा झुंझलाकर प्रॉपर्टी के ओनरशिप के दस्तावेज सामने रखी टेबल पर पटक दिए और कहा, उसने पहले ही ये फ्लैट मेरे नाम पर ख़रीदा है, देखिए डॉक्यूमेंट्स। शिवम को इतना गलत समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिमी पहले तो सब पका गई, फिर उसने दस्तावेज उठाकर देखे पर बिना इस बात से प्रभावित हुए आगे कहने लगी, हाँ तो हमारे टुकड़ों पर पल रहा है। नौकरी लगते ही हमारे लिए घर खरीद दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये मत सोचो कि हम उसके कर्जदार हैं। बहुत चालाक है वो, जानता है कि पैसे तुम्हारे कारण कमा रहा है, इसलिए हमें खुश करने चला है। नियत वही रहेगी उसकी। सिमी ने दृष्टि को देखा और गंभीरता से कहा, वो बस अपना रास्ता साफ कर रहा है दृष्टि। उसे लग रहा होगा कि कल को भविष्य में अपनी कंपनी में अगर उसके साथ कोई उच्च नीच हो जाती है तो तुम्हारा हाथ उस पर होना चाहिए, इसलिए खुश कर रहा है तुम्हें बस। अखिल ने इसके बारे में सोचा और कहा, मुझे नहीं लगता शिवम का भविष्य खतरे में होगा, काफ़ी होनहार और ईमानदार है। आपसे किसने कहा भविष्यवाणी करने के लिए? कल किसने देखा है?
सिम्मी ने अखिल को चुप करा दिया। फिर सोचते हुए कहने लगी, अगर दृष्टि के ने उसका हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा वो कंपनी में, और क्या करेगा? वापस जाकर फूड ट्रैक चलाएगा? हाँ बेटी, सिर्फ डिज़ाइनिंग के कामों पर ध्यान मत दे, तुम्हें नए दोस्त भी बनाने होंगे। सिम्मी ने कहा, देखो तुम्हारा असिस्टेंट भी दोस्त बनना ना जानता है, तुम पीछे मत रहो, उसे याद दिलाते रहना कि ज़रा दायरे में रहे। दृष्टि अब भी अवाक थी। उसके माता पिता शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन वो अपने दिल में जानती थी कि शिवम की नीयत बुरी नहीं है और उसने पैसे भी काफ़ी सेव कर रखे हैं। जब हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, सारा फर्नीचर व्यवस्थित तरीके से रखेंगे, फिर हम एक दावत देंगे और अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को जश्न मनाने के लिए इनवाइट करेंगे। सिम्मी ने खुशी से कहा, वास्तव में हमारे परिवार को कोई खुशी मिले एक लंबा समय हो गया है। अखिल ने सिर हिलाया और कहा, अगले कुछ दिनों से दृष्टि के माता पिता नए घर में व्यस्त थे। उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया और पास के पाल्म होटल में एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी के दिन शिवम सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने गया और 2 पैक शराब पीकर वापस आ गया। चाहे वो सिम्मी के रिश्तेदार हो या अखिल के रिश्तेदार और दोस्त, वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। इसलिए वो घर पर रहकर अपने बारे में सोच रहा था। आधे घंटे तक घर पर रहने के बाद उसका फ़ोन बजा। ये जगनपुरी का फ़ोन था। मास्टर शिवम, जैसा कि आपको लगा था, आज मेरे पास दर्श सिंघानिया का फ़ोन आया। शिवम ने शांति से पूछा, क्या कहा उसने? पूछ रहा था कि मैंने आप पर हमला करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा। मैंने कह दिया कि मेरे पास ये छोटे मोटे कामों के लिए वक्त नहीं है। उसका ऑफ़र ठुकरा दिया सर, जगन ने गंभीरता से कहा। ये भी बोल रहा था कि कीमत बढ़ाएगा। आमने सामने बात करना चाहता था मुझसे। जगन ने धीरे से कहा, मास्टर शिवम, क्या कहते हैं? उससे मिलकर काम तमाम कर दूँ उसका? कोई ज़रूरत नहीं है, शिवम ने शांति से कहा। तुम्हारे मतलब का काम नहीं है। उस दर्श की नींव मैं ही काटूंगा। तो क्या आपका मतलब सिंघानिया परिवार को नष्ट करना है? जगन ने सावधानी से पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। वो अब भी नहीं जानता था कि शिवम के पीछे कौन सी ताकत है। हालांकि वो दिल्ली के सिंघानिया परिवार के बारे में अच्छी तरह जानता था। वे बहुत बड़े थे, 100 साल पुराना परिवार। जगन दिल्ली के एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी था। वो निश्चित रूप से कोई था जो नारंग परिवार जैसे दूसरे दर्जे के परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। वो अपनी मर्जी से दूसरे दर्जे के परिवार को भी चोट पहुंचा सकता था। हालांकि अगर वो सिंघानिया परिवार जैसे प्रथम श्रेणी के परिवार का सामना करता है तो निस्संदेह खुद मारा जाएगा। दिल्ली शहर के प्रथम श्रेणी के परिवार सिंघानिया परिवार, डागा परिवार और चोपड़ा परिवार थे। पूरे दिल्ली में इनके सभी प्रकार के रिश्ते गहरे और समृद्ध थे। इन परिवारों के लोग हर क्षेत्र में उत्कृष्ट थे। उनके पास बहुत संसाधन थे। अगर शिवम सिंघानिया परिवार की नींव हिलाने की सोच भी सकता है, मतलब उसके पास वाकई कोई ऐसा है जो इन सब से शक्तिशाली है। बस मेरी व्यवस्था का इंतज़ार करो, शिवम ने उदासीनता से कहा। हाँ मास्टर शिवम, जगनपुरी ने सम्मानपूर्वक कहा।
फ़ोन रखने के बाद शिवम ने अपने माथे को उंगलियों से दबाया तो इस दर्श ने हार नहीं मानी। वो अभी भी उससे निपटने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद शिवम ने विक्रम टोकस को फ़ोन किया और उसे दिल्ली के सिंघानिया परिवार का चिट्ठा निकाल कर उसे एक कॉपी भेजने को कहा। जैसे ही शिवम ने फ़ोन रखा, दरवाजे की घंटी बजी। दृष्टि और उसके माता पिता घर लौट आए थे। अखिल का चेहरा लाल था। वो काफ़ी खुश दिख रहा था। समझ आ रहा था कि उसने आज पार्टी में जम के पी है। आज जाकर छाती चौड़ी हुई मेरी। अमिताभ भाई साहब तो नहीं आए पर अजीत आया था। मेरी बहन पूनम भी मेरी खुशी में शामिल होने आई थी। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि मेरी बेटी दृष्टि काबिल हो गई है, अखिल ने नशे में कहा। अब ज्वेलरी बिजनेस में कौन हमारी बेटी को नहीं जानता, सिम्मी ने अहंकार से कहा। दृष्टि, वो पूनम बुआ ने आज तुमसे जो भी कहा उसके लिए मन बना लो तुम, सिम्मी ने गंभीरता से कहा। पूनम बुआ बहुत मानती है तुम्हें, जो बोलेंगी तुम्हारे भले के लिए बोलेंगी। हाँ मॉम, दृष्टि असहाय दिख रही थी। शिवम ने उसको और देख कर कहा, दृष्टि क्या कहा पूनम बुआ ने? उसने दृष्टि की पूनम बुआ के बारे में सुन रखा था। काफ़ी मजबूत व्यक्तित्व की महिला थी। उनकी ज़िंदगी की अच्छी चल रही थी। बात बस इतनी सी थी कि उन्होंने बहुत समय पहले नारंग से ज्वेलरी कॉरपोरेशन छोड़कर अपना अलग संप्रदाय बना लिया था। इसलिए वो शायद ही कभी परिवार के लोगों से मिल पाती थी। नारंग परिवार के मुखिया भवानी नारंग के निधन से पहले पूनम नारंग ने नारंग ज्वेलरी ग्रुप छोड़कर एंटिक उद्योग में अपना व्यवसाय शुरू किया था और कुछ वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी। अब उसे दिल्ली के एंटिक उद्योग में एक प्रसिद्ध महिला माना जा सकता है। उसकी संपत्ति बड़े भाई अमिताभ नारंग से कम नहीं थी। तुम्हें क्यों बताएगी दृष्टि? हाँ, तुमसे कोई लेना देना नहीं उस बात का, सिम्मी ने सीधे चेहरे से कहा, जैसे वो नहीं चाहती थी कि शिवम को पता चले। शिवम ने मुंह फेर लिया और दृष्टि को देखा। दृष्टि ने भी उसकी ओर देखा और सोच समझकर पूछा, शिवम क्या तुम एंटिक चीज़ों के बारे में जानते हो? उसे याद आया कि जब वो पिछली बार ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही थी तो जेड मटेरियल के बारे में शिवम काफ़ी कुशल था, काफ़ी कुछ जानता था उसके बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, शिवम ने कहा। जब वो छोटा था उसने अपने गुरु से प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करना सीखा था। दृष्टि ने कुछ देर सोचा और गंभीरता से कहा, शिवम मेरे साथ 2 दिनों में एंटिक सर्कल के बीच एक एक्सचेंज मीटिंग में आओ। दिमाग खराब है तुम्हारा? इसे कहाँ ले जा रही हो? इसे क्या पता होगा? सिम्मी की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसने जल्दी से दृष्टि को सलाह दी। पूनम तुम्हें इतना बड़ा मौका दे रही है और तुम इसे ले जाकर उसके सामने अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो। उसने गुस्से में कहा, पूरे परिवार में तुम्हारे डैड की बस एक पूनम बुआ से बनती है, उन्हें भी नाराज़ कर दोगी तुम? मॉम प्लीज़, वहाँ जाना मेरे लिए बहुत तकलीफ़ भरा है। किसी अमीर ख़ानदान के लड़के से मिलने जो बुला रही है वो बुआ मुझे, दृष्टि ने बेबसी से कहा। है बेवकूफ़ लड़की, ये बात शिवम के सामने कहने की क्या ज़रूरत थी? सिम्मी इतने गुस्से में थी कि उसने अपना पैर पटक दिया। तकलीफ़ तो अब ये खड़ी करेगा तुम्हारे लिए, ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। ज़िंदगी भर कपड़े लत्ते खाने का इंतज़ाम तुमसे ही करवाना है इसे। ऐसा मत कहिए मॉम प्लीज़,
दृष्टि ने बेबसी से कहा। क्या गलत कहा मैंने? सिम्मी ने गंभीरता से कहा। सच में पति मान बैठी हो तुम इसे। ये बस नाम का पति है तुम्हारा, दाग है तुम्हारे नाम पर, कोई रिश्ता नहीं तुम दोनों के बीच, सारे दिल्ली को पता है। तुम अब भी गंगा की तरह पवित्र हो बेटा। मान लो बात उसकी, रिश्ता पूनम करवाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम पर उंगली उठाने की। सिम्मी ने बिना किसी परवाह के कहा। दृष्टि ने हल्की आह भरी और कुछ नहीं कहा। शिवम बस दृष्टि की ओर देखता जा रहा था। क्या दृष्टि उस लड़के से मिलेगी? अब क्या होगा आगे? शिवम एपिसोड 42 रास्ते का कांटा। सिम्मी अब भी दृष्टि को मनाने में लगी थी। उसने गंभीरता से कहा, तुम्हारे डैड भी यही चाहते हैं। पूनम बुआ ने हमेशा हमारा भला चाहा है। दृष्टि तुम्हारी जिंदगी संवारने का एक मौका दे रही है, उसे गवाओ मत। दृष्टि अब भी खामोश थी। शिवम की नजरें अब भी उस पर टिकी थी। सिम्मी ने 2 पल खामोशी से रहकर उसे दूसरे तरीके से मनाने की कोशिश की। नारंग परिवार को देखो, तुम्हारे डैड के अलावा सबकी कितनी इज्जत है शहर में। पूनम बुआ का ये कदम हमें भी लोगों की नज़रों में ले जाएगा, हमें भी हमारी खोई हुई इज्जत और प्रतिष्ठा मिल जाएगी। परिवार की इज्जत की बात सुन दृष्टि ने आंखें बंद की और फिर एक आह भरी। ये देख सिम्मी को मनोबल मिला और उसने बोलना जारी रखा। इतनी बड़ी पोस्ट मिली है तुम्हें, तुम्हारे डिज़ाइन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शहर की सबसे होनहार और नामी औरतों में से हो तुम, तुम्हारे योग्य कोई मिल जाएगा तुम्हें। उसने धीरे से आगे कहा, तुम सोचो शिवम तुम्हारे लायक है क्या? सिम्मी ने फिर शिवम की ओर ठंड से देखा और गंभीरता से कहा, शिवम तुम्हें इस बात पे कोई शक है कि दृष्टि की पूनम बुआ उसे जिन लड़कों से मिलवाएंगी वो सारे तुमसे बेहतर होंगे? अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ, लेकिन जब तक तुम इसकी ज़िंदगी में हो ये किसी और को देख नहीं पाएगी, इसलिए तुम ईमानदारी से इसे तलाक दे दो। शिवम ने फिर दृष्टि को देखा। वो दूसरी ओर देख रही थी, जैसे कहीं खोई हुई थी। सिम्मी शिवम के पास गई और ज़रा गुस्से में कहा, शिवम दृष्टि ने तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाया, एक फूड ट्रैक वाले से उठकर तुम इतनी बड़ी कंपनी के कर्मचारी बन गए। अच्छा कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, दोस्त और कनेक्शन बना रहे हो। तुम बोलो, क्या हमारे परिवार का बर्ताव अच्छा नहीं है तुम्हारे साथ? तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। दृष्टि की किस्मत में कोई उसके लायक लिखा है, इसलिए उसे उसकी खुशियाँ मिलने से मत रोको। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं दृष्टि से कहूँगी कि वो तलाक के बाद भी तुम्हें नौकरी से ना निकाले। तुम नारंग ग्रुप में रहकर एक अच्छी ज़िंदगी जीते रहोगे, ये मेरा वादा है। बोलो सही है ना? सिम्मी ने बहुत ही निष्पक्ष नज़र से धीरे से कहा। शिवम ने सिम्मी की ओर देखा, फिर नीचे देखकर सर हिलाया और धीरे से मुस्कुरा दिया। आखिरकार वो 2 साल से दृष्टि की माँ के साथ रह रहा था, अच्छे से जानता था उन्हें। पैसे और सत्ता के अलावा किसी बात की फिक्र नहीं थी उन्हें। दूसरों को पछाड़ ऊपर चढ़ने का मौका वो कभी नहीं छोड़ती। पूनम ने सिम्मी से वादा किया है, वो उन्हें सत्ता दिलाएगी।
दिल्ली शहर में के नामी लोगों के सर्किल में प्रवेश करने का मौका था ये। यही चाहिए सिम्मी को। इसलिए वो पूनम के कहने पर दृष्टि का रिश्ता करवाना चाहती है। दरअसल दृष्टि की प्रसिद्धि अब अलग थी, उसका भविष्य उज्जवल था, वरना पूनम पहले क्यों नहीं आई उसका भला करने। काफी देर की चुप्पी के बाद दृष्टि ने धीरे से कहा, ओम, ये मेरी लाइफ है, मैं देख लूंगी, प्लीज। सिम्मी ने कहा, मैं तुम्हें शादी के मंडप में नहीं धकेल रही। लड़कों से मिलो तो वो क्या कहते हैं, ब्लाइंड डेट समझ के मिल लो। इस बार तुमने और तुम्हारी बुआ ने कलेक्शन वर्ल्ड एक्सचेंज मीट में भाग लिया है। प्रसिद्ध लोगों का जमावड़ा है वहाँ, जिन्हें चुनना है चुन सकती हो। पूनम को अपनी गारंटर बनाने दो, ठीक है। ये कहकर सिम्मी ने शिवम की ओर ठंडे से देखा और कहा, तुम्हें भी एक मौका देती हो। अगर तुम दृष्टि के साथ इस एक्सचेंज मीट में भाग लेना चाहते हो तो ले लो। दिमाग खोल के जाना, देखना और समझना वहाँ आए हुए बाकी लड़कों और तुम में क्या फ़र्क है। शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो मेडिटेशन करने के लिए चुपचाप अपने कमरे में लौट गया। हिम्मत तो देखो, मुझ पे गुस्सा कर रहा है। सिम्मी ने गुस्से में कांपते हुए शिवम के दरवाजे की ओर देखा। बहुत जल्द इस घर से बाहर होगा ये। मॉम, शिवम ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है उससे। दृष्टि ने सोचा और कहा, इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, घर खरीदा और हमने मुफ्त में सब रख लिया। आपको नहीं लगता तानों और डांट की बजाय बदले में हमें उसे कुछ देना चाहिए। बड़े पापा के परिवार ने पिछली बार करण वाले मामले को निपटाने के लिए जो पैसे भेजे थे वो हमें शिवम को दे देने चाहिए। कार और काम के लिए रही बात फ्लैट की, इसका हिसाब कैसे बराबर करना है मैं शिवम से बात करती हूँ। हाय रब्बा, मूर्ख लड़की, कैसे पैसे के जिक्र पर सिम्मी के होश उड़ गए। उसने कौन सी अपने पैसे खर्च कर दिए हैं। हाँ, सब तुम्हारे बल पे कमाए हैं। बड़ा दिलदार नहीं है वो शिवम। इसके अलावा ये 10 लाख तुम्हारे डैड और मैं यूज़ करेंगे भविष्य में। सिम्मी ने संतोष के साथ कहा, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। उस शिवम को तो शर्म है नहीं, तुमने और सर चढ़ा रखा है उसे। दृष्टि अवाक रह गई, फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। वो सोच रही थी कि शिवम को पैसे वापस करने का कोई और तरीका निकालना होगा उसे। अगली सुबह दृष्टि और शिवम जल्दी ही घर से निकल गए। रजत ने पहले ही वॉटर गार्डन टाउनशिप के प्रवेश द्वार पर कार खड़ी कर दी थी। दोनों कार में सवार हो गए। रजत ने कार स्टार्ट की और सिटी सेंटर की ओर चल दिया। कार की पिछली सीट पर शिवम ने अपनी आंखें बंद कर ली। दृष्टि को अब बुरा लग रहा था। शिवम, मॉम की तो आदत है, प्लीज़ तुम दिल पे मत लो। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, एक तो तुमने हमारे लिए घर खरीदा, उसके बाद भी वो ऐसे बिहेव कर रही है तुम्हारे साथ। तुम्हें बुरा लगा होगा ना। दृष्टि ने ज़रा शर्मिंदगी से कहा। नहीं, शिवम ने धीरे से आंखें खोलकर बिना किसी भाव के कहा। सिम्मी की बातों का उसे सच में फ़र्क नहीं पड़ता था। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, मैं गाड़ी के और पिछली बार लिए सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगी।
लेकिन फ्लैट खरीदने के लिए तुमने 3.5 करोड़ खर्च किए हैं। उतने तो नहीं है मेरे पास अभी। शिवम, तुम फ्लैट की ओनरशिप अपने नाम करवा लो प्लीज़। सुबह से उठकर कैलकुलेशन कर रही हो क्या? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 साल हो गए हमारी शादी को। इन 2 सालों में तुमने मेरी वजह से जो ज़िल्लत सही है, ताने सुने हैं, तुम्हारे लिए मेरा इतना करना तो बनता है ना? शिवम ने कहा। ये दोनों अलग बातें हैं, दृष्टि ने गंभीरता से कहा और आगे और कहती रही। पैसे कमाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इसके अलावा मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती। शिवम ने इसके बारे में सोचा और कहा, तुम अपने करियर के लिए क्रूशियल स्टेज पर हो। अभी तुम्हें कई जगह पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले इस्टेब्लिश हो जाओ, फिर तो आराम से पैसे वापस कर सकोगी मेरे, वो भी एक साथ। फिर एक बार बोलूँगा, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। करियर में तुम जितना ग्रो करोगी उतना फ़ायदा मुझे भी होगा। शिवम मुस्कुराया। दृष्टि ने शिवम को झिझकते हुए देखा और कहा, तो घर खरीदने का पैसा तुम्हारा है या फिर तुमने कंपनी से लिया? शिवम मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, सब मेरी खुद की कमाई है। दृष्टि चुप हो गई। वो जानती है कि शिवम के बाहर कनेक्शन है। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। जब वो दोनों बात कर रहे थे, रजत ने गाड़ी एक हलचल वाली जगह पर रोक दी। वो एक गली थी जहाँ से एक एंटिक की मार्केट शुरू होती थी। प्राचीन शैली से सजी ये गली बहुत ही भव्य दिखाई देती है। सड़क के किनारे सभी मशहूर कारें खड़ी थी। वो दोनों कार से उतरे और एंटिक स्ट्रीट की गहराई की ओर चल पड़े। इस गली के दोनों ओर बहुत सी स्टाइलिश दुकानें और अटारी थी। वो बहुत प्राचीन लग रहे थे। पूरे गली में स्टॉल थे और उच्च गुणवत्ता के आइटम्स थे। यहाँ की दुकानों में जेड और गहने, सुलेख और चीनी मिट्टी के बर्तन और प्राचीन वस्तुएं शामिल थे। ये कहा जा सकता है कि उनके पास सब कुछ था। शिवम जानता था कि शेष शहर के सभी एंटिक मार्केट्स में सबसे बेहतर मार्केट है ये, क्योंकि यह शहर के एक प्रसिद्ध क्षेत्र में था। यहाँ एक दुकान खोलने के लिए बहुत सारे पैसे और कनेक्शन की आवश्यकता होती थी। लगभग हर दुकान में एक अमीर व्यक्ति उनका समर्थन करता था। यह दिल्ली शहर की सबसे पेशेवर एंटिक स्ट्रीट थी। शहर के प्राचीन क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। धनी खिलाड़ी इस जगह पर मिलना पसंद करते थे। दृष्टि और शिवम कुछ देर चले और 3 मंजिला इमारत में पहुँचे। लकड़ी की फ्लोरिंग और लाल टाइलों से सजी ये एक बहुत ही खास बड़ी दुकान थी, जिसके दरवाजे पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था धरोहर हाउस। शिवम ने देखा कि धरोहर हाउस के पास कई लग्जरी कारें भी खड़ी थी। दृष्टि, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कॉल ही करने वाली थी। एक महिला की आकर्षक सी आवाज़ आई। ये अधेड़ उम्र का आदमी और औरत असाधारण पोशाक में थे। आदमी लंबा और मजबूत था और काफ़ी आकर्षक लग रहा था। वो एक सफल व्यक्ति की तरह लग रहा था। अधेड़ उम्र की महिला ने बहुत ही स्टाइलिश तरीके से कपड़े पहने थे। पूनम बुआ, संजय फूफा जी। दृष्टि ने विनम्रता पूर्वक उनका अभिवादन किया। शिवम आज पहली बार दृष्टि के बुआ और फूफा जी को देख रहा था।
हालांकि उसने संजय कुमार का नाम सुन रखा था। उन्हें दिल्ली के कुलीन परिवारों में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। उनकी पृष्ठभूमि भी मामूली नहीं थी। वो दिल्ली शहर के शीर्ष परिवारों में से एक थे। कुमार परिवार में वास्तविक शक्ति वाला संजय कुमार एंटिक वस्तुओं के व्यापार में भी एक पेशेवर थे। उन्हें इस क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी माना जा सकता था। एक साल पहले जब भवानी नारंग का निधन हुआ था, शिवम ने सुना था कि जब दृष्टि की बुआ और उसके बड़े पापा अमिताभ नारंग विरासत को लेकर बहस कर रहे थे, तो पूनम ने नारंग ग्रुप के शेयर मांगे थे। अगर शेयर न मिले तो वो पैसे मांगती। पूनम ने लंबे समय तक नारंग परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन अब वो वास्तव में विरासत चाहती थी, जो अनुचित था। संजय कुमार व्यक्तिगत रूप से आगे आए। वो अभी भी अमिताभ नारंग और अजीत नारंग को उनका सर झुकाने में सक्षम थे। उन दोनों ने ही पूनम को एक बड़ी रकम दी। इससे ये देखा जा सकता था कि दिल्ली शहर में इस आदमी का भी वर्चस्व था। दृष्टि, बेटे कितने सालों के बाद देख रहे हैं तुम्हें। तुम तो और भी प्यारी दिखने लगी हो। संजय कुमार धीरे से मुस्कुराया। दृष्टि तो बचपन से ही सुंदर है। इसे कुछ साल पहले ये दिल्ली की सबसे सुंदर लड़की माना जाता था। पूनम ने भी मुस्कुरा कर कहा, बुआ आप हमेशा मेरी तारीफ करते हो बस। दृष्टि ने बहुत विनम्रता से कहा। संजय ने शिवम को देखा, जो दृष्टि के बगल में खड़ा था। उसकी आंखों में शिवम के लिए जो तिरस्कार था वो छुप न सका। तुम हो शिवम, संजय ने स्पष्ट रूप से कहा। हाँ, शिवम ने सिर हिलाया। दिखने में अच्छे हो, लेकिन मर्दों का करियर भी अच्छा होना चाहिए, वरना वो मर्द नहीं। तुम दृष्टि के केवल लेवल के ही नहीं हो, सभी मामलों में उससे नीचे हो। मैं पहले ऊपर जाऊंगा। पूनम दृष्टि को अच्छी तरह से समझा दो, संजय ने पूनम से हल्के से कहा। पूनम ने हल्की सी खांसी के साथ शिवम की ओर देखा। वो भी उसके बारे में वैसा ही सोचती थी जैसा संजय। दृष्टि में भी नहीं चाहती कि तुम शिवम को यहाँ लेकर आओ, लेकिन सिम्मी भाभी ने ठीक कहा, इसे अपनी दुनिया के बाहर लोगों को देखना और अपनी सीमाएं जानने भी ज़रूरी है। पूनम ने कहा, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए। मैं भी चाहती हूँ कि तुम इसे छोड़ दो। पूनम ने स्पष्ट रूप से कहा। तुम आज दिल्ली के टॉप ज्वेलरी डिज़ाइनर हो। पूरे नॉर्थ में तुम्हारे जैसा यंग और टैलेंटेड कोई नहीं है। दृष्टि, तुम्हारे मॉम डैड चाहते हैं तुम मुझे फॉलो करो, तो डोंट वरी, मैं तुम्हें दिल्ली के सबसे हाई क्लास समाज में लेकर आऊँगी। अगर तुम मेरी बात मानती हो तो पूरे नॉर्थ जोन की सबसे बड़ी डिज़ाइनर तुम होगी। पूनम की बातें सुनकर शिवम ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया। दृष्टि ने डिज़ाइंस पहले ही 80 करोड़ से ज़्यादा कीमत पर बेचे जा चुके थे। शिवम की मदद से उन्हें प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में भी जगह मिली थी और दृष्टि एक प्रसिद्ध ज्वेलरी डिज़ाइनर बन चुकी थी। अब तक तो उसे पूनम की मदद की ज़रूरत पड़ी नहीं। आपने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू, दृष्टि ने बहुत विनम्रता से कहा। फॉर्मेलिटी मत करो, हम फैमिली है। पूनम ने अपना हाथ लहराया। ये कहकर उसने शिवम की ओर देखा और कहा, शिवम, नाम सुना है आपका?
नारंग परिवार में मजाक मानते हैं। आपको पता नहीं डैड ने आप में क्या देखा जो हमारे परिवार में आपकी शादी करवा दी। बूढ़े डैड मर चुके हैं। अमिताभ भाई और अजीत भाई फैमिली के प्रभारी है, लेकिन उन्हें हमारे मामले से मतलब नहीं। पूनम को ऐसा लग रहा था जैसे नारंग परिवार की मुखिया अब वो है। दृष्टि को मैं लेकर आ रही हूँ, इसलिए इस मामले को मुझे संभालना है। मैं उसे तुम्हारे साथ परेशान होते नहीं देख सकती। पूनम ने भाषण देते हुए गर्व से कहा, मैंने सुना है तुम दृष्टि के असिस्टेंट हो, तो ऊपर चल के भी यही बोलना। इनफैक्ट आज के बाद घर के बाहर किसी से भी ये मत कहना कि तुम इसके पति हो, समझे? क्या होगा पूनम का अगला कदम? क्या वो दृष्टि का रिश्ता पक्का करवा देगी?